हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज बायोवेदिका चैनल एंड आई एम योर एजुकेटर वैष्णवी दुबे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एंथर यानी परागकोश और माइक्रोस्पोरेंजिया यानी परागधानी या लघु बीजाणुधानी का डेवलपमेंट, विकास कैसे हो रहा है। इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स कैसे बन रहे हैं, लघु बीजाणु कैसे बन रहे हैं, और नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म का कैसे बनता है, उसका विकास कैसे होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये एंजियोस्पर्म का आवृत्त बीजी पौधों का मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है। ठीक है बच्चों, क्या है? मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, विकसित नर युग्मकोद्भिद है आवृत्त बीजी पौधों का। चलिए, तो सबसे पहले एंथर और माइक्रोस्पोरेंजिया का विकास या डेवलपमेंट पढ़ते हैं। देखो बच्चों, जो एंथर होता है ना, वो इनिशियल स्टेज में, बिल्कुल शुरुआत में, जब एकदम शिशु होता है, छोटा होता है, उस टाइम एक बड या आउट ग्रोथ की तरीके से दिखाता है, एकदम कली के रूप में दिखता है। ठीक है, या फिर एक छोटे से उभार जैसा दिखाई देता है। और इसकी सारी ही जो कोशिकाएं होती हैं इस यंग एंथर यानी शिशु परागकोश में, इनिशियल स्टेजेस में जो सेल्स होती हैं वो सारी की सारी सेल्स क्या होती हैं? मेरिस्टेमेटिक, यानी कि उनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी मौजूद होती है, विभाजन करने की क्षमता मौजूद होती है। सारी सेल्स विभाजित होकर, डिवाइड होकर एक नई सेल बनाएंगी। ठीक है, और इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स के चारों तरफ एक कोशिकीय परत, सिंगल सेल्ड लेयर मौजूद होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा भी कहते हैं। एपिडर्मिस को हम और क्या कहते हैं बच्चों? बाह्य त्वचा। तो जो यंग एंथर होता है उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सारी सेल्स एक जैसी होती हैं और डिवीजन करने की क्षमता होती है। इन सेल्स के चारों तरफ बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। अब देखिए जरा, एक पॉइंट समझिएगा, जब भी हम ऑर्गन, किसी भी जीव की बात करते हैं तो उसके जो ऑर्गन्स होते हैं उसकी त्वचा को हम शब्द देते हैं साइंस में डर्मिस। डर्मिस का मतलब बच्चों स्किन या त्वचा होगा। ठीक है, त्वचा। अच्छा, अगर इपी लिख दे तो ऊपर, यानी एपिडर्मिस क्या हो गया? सबसे ऊपर की त्वचा। ठीक है, और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं बच्चों हाइपोडर्मिस। ये आपने 11th में पढ़ रखा होता है। इस त्वचा को हम क्या कहते हैं? हाइपोडर्मिस। यानी एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली, आप ये याद रखिएगा, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होगी उसे हम क्या कहेंगे? हाइपोडर्मिस। हाइपो का मतलब क्या होगा बच्चों? नीचे। ठीक है, हाइपोडर्मिस। चलिए, तो यहां देखिए एपिडर्मिस था ये, तो एपिडर्मिस के नीचे वाली जो लेयर है हाइपोडर्मिस, उसकी कुछ कोशिकाएं, आपने पढ़ा था एंथर कैसा होता है? 4 साइडेड। तो 4 साइडेड है तो उसके 4 कोने भी होंगे। एपिडर्मिस के नीचे वाली जो लेयर होती है हाइपोडर्मिस, एंथर यानी परागकोश के चारों कोनों पर हाइपोडर्मिस की कुछ कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं और उनके न्यूक्लियस भी क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं, केंद्रक भी बड़े हो जाते हैं। साथ ही उनका साइटोप्लाज्म, जो कोशिका द्रव्य है, वो भी क्या हो जाता है? डेंस, घना हो जाता है। और ये सब मिलकर के क्या बनती है? इसको एक नई कोशिका बन जाती है, थोड़ी सी भिन्न हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। इस कोशिका को हम क्या कहते हैं? आर्कीस्पोरियल सेल। हाइपोडर्मिस की जो कोशिकाएं हैं वो चारों कोनों पे क्या होती हैं? थोड़ा सा बड़ी हो जाती हैं साइज में, उनमें ज्यादा साइटोप्लाज्म बन जाता है और साथ ही साथ उनका न्यूक्लियस, केंद्रक भी क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं बच्चों? आर्कीस्पोरियल सेल या प्रप्रसु कोशिकाएं। आर्कीस्पोरियल सेल या प्रप्रसु कोशिकाएं सेल। ठीक है, आर्कीस्पोरियल सेल। ये सारी सेल्स कैसी होती हैं? 2n, डिप्लॉइड। क्रोमोसोम के नंबर कितने होंगे? 2n होंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए आर्कीस्पोरियल सेल जो होता है बच्चे, उसमें क्या होता है? पेरिक्लिनल डिवीजन यानी पारित विभाजन होता है। पेरिक्लिनल डिवीजन या पारित विभाजन। अब मैम पेरिक्लिनल डिवीजन क्या है? देखिए जरा, पेरिक्लिनल डिवीजन क्या है स्लाइड में। ये आपको सेल्स की एक लेयर दिख रही है ना, और ये रहा सेल डिवीजन का प्लेन। अगर सेल का डिवीजन प्लेन ऑफ सेल डिवीजन के पैरेलल यानी समानांतर होगा तो उसे हम कहेंगे पेरिक्लिनल या पारित विभाजन। ठीक है बच्चों, अगर ये एक सेल है और ये इसका प्लेन ऑफ सेल डिवीजन
अगर कोशिका विभाजन प्लेन ऑफ सेल डिवीजन के समानांतर हुआ इस तरीके से, तो आप क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पेरिक्लिनल या पारित विभाजन। और अगर मान लीजिए ये एक सेल है और ये रहा इसका प्लेन ऑफ डिवीजन, कोशिका का विभाजन इस प्लेन ऑफ डिवीजन के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे होगा, तो इसे आप क्या कहेंगे बच्चों? देखिए, प्लेन ऑफ डिवीजन तो ये था, लेकिन कोशिका कैसे विभाजित हुई? इस तरीके से। और यहाँ प्लेन ऑफ डिवीजन ये रहा और कोशिका भी इसी डायरेक्शन में, इसके पैरेलल डायरेक्शन में ही विभाजित हुई। देखिए, तो ये क्या रहा? पारित विभाजन। और वो विभाजन जहां कोशिका प्लेन ऑफ डिवीजन के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे विभाजित हो रही है, ऐसे को हम क्या कहेंगे बच्चों? एंटीक्लिनल डिवीजन या फिर अपनतिक विभाजन। बात समझ में आई? चलिए, अब आर्कीस्पोरियल सेल ने पेरिक्लिनल यानी पारित विभाजन करके, पैरेलल डिवीजन करके, प्लेन ऑफ डिवीजन के पैरेलल विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाई, प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल को बच्चों हम प्राथमिक भित्तीय कोशिका भी कहते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल को हम प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिका भी कहते हैं। ठीक है बच्चे? अब देखिए जरा, ये दोनों भी कैसी होंगी? द्विगुणित। प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल दोनों कैसी होंगी? द्विगुणित यानी डिप्लॉइड होंगी। अब ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल है बच्चों, इसमें कई सारे डिवीजन होंगे, कई सारे पारित विभाजन यानी पेरिक्लिनल डिवीजन और कई सारे एंटीक्लिनल डिवीजन, जिसे आप अपनतिक विभाजन कहते हैं। कई सारे पारित और कई सारे अपनतिक विभाजन यानी मैनी पेरिक्लिनल डिवीजन और मैनी एंटीक्लिनल डिवीजन। और उसके रिजल्ट में क्या बनता है? माइक्रोस्पोरेंजिया परागधानी की भित्ति की 3 से 5 लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। कई सारे पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन के बाद 3 to 5 लेयर्स बन रही हैं। किसकी? माइक्रोस्पोरेंजियम के वॉल की, परागधानी के दीवार की। ठीक है? देखिए जरा, हमने आपको पहले ही बताया था, जब आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड हुए पेरिक्लिनल डिवीजन से, तो क्या बना? प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। इसका मतलब ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल है, ये क्या बनाएगी? ये जब भी डिवाइड करती तो वॉल ही बनाती। किसकी? माइक्रोस्पोरेंजियम की, और या आप कह सकते हैं एंथर की। ठीक है बच्चे? अब ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, ये भी कैसी है? 2n है, डिप्लॉइड है, द्विगुणित है। इस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल यानी प्राथमिक सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिका में कई बार माइटोसिस होता है और स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण होता है। ये स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल कैसी होती है? 2n होती है। ठीक है बच्चों? एक पॉइंट याद रखिएगा, जब भी किसी सेल को अपना नंबर बढ़ाना होता है तो वो क्या करेगी? माइटोसिस करेगी। क्या करेगी बच्चे? माइटोसिस करेगी। ठीक है? और एक चीज और याद रखिएगा, माइटोसिस में मदर सेल में अगर क्रोमोसोम की संख्या 2n है तो दोनों डॉटर सेल्स में भी क्या होगी? 2n होगी। यानी क्रोमोसोम की संख्या, गुणसूत्रों का जो नंबर है वो क्या है? इक्वल है। इसीलिए हम माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों? इक्वेशनल विभाजन भी कहते हैं। अब देखिए, स्पोरोजिनस टिश्यू बन गया। इस टिश्यू में जो कोशिकाएं होंगी वो क्या होंगी? स्पोरोजिनस होंगी। और हर एक स्पोरोजिनस कोशिका परिपक्व होके, मैच्योर होके क्या बनाएगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल, सूक्ष्म बीजाणु जनन मातृ कोशिका, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल। ठीक है? क्यों? क्योंकि इन्हीं कोशिकाओं से आगे चल के माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बनेंगे, इसीलिए हम इन्हें माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल कहेंगे। ठीक है बच्चों? ये बात समझ में आ गई? तो ये आप एंथर और माइक्रोस्पोरेंजियम की डेवलपमेंट पढ़ा अभी तक आपने। ठीक है? आगे हम पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट के बारे में, माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है बच्चे? ये दोनों आगे की जो तीनों स्लाइड्स हैं, इन्हें आप रीड आउट कर लीजिएगा कि एंथर इनिशियल स्टेज में कैसा था, बाहर एपिडर्मिस मौजूद थी, सबसे पहले क्या बन रहा था? वैस्कुलर टिश्यूज बीच में बन रहे थे। ठीक है बच्चे? आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड करके क्या बना रही थी? प्राइमरी पेरिटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल।
और प्राइमरी पेरिटल सेल कई सारे पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन के बाद वॉल बना रही थी, किसकी? माइक्रोस्पोरेंजियम की। ठीक है, एंडोथीसियम, टैपेटम और मिडिल लेयर। जो माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल बन रही थी प्राइमरी पेराइटल सेल से, उसकी सबसे बाहरी लेयर क्या बना रही थी? एंडोथीसियम। सबसे अंदर वाली टैपेटम, और सब बीच की 2 से 3 परतें क्या बना रही थी बच्चे? मिडिल लेयर बना रही थी। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। क्या है भाई ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? देखिए, किसी भी माइक्रोस्पोर मदर सेल, आपने पढ़ा एंथर के अंदर क्या बने थे? स्पोरोजिनस टिश्यू। और स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल को हम क्या कह रहे थे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल से, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड अगुणित माइक्रोस्पोर बनते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे बच्चों? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। ठीक है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। 4 क्या बन रहे हैं? लघु बीजाणु बन रहे हैं। और ये चारों कैसे हैं? अगुणित है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए यहां पर ये एक सेल है स्पोरोजिनस टिश्यू की, जिसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल भी कहते हैं। इसे आप स्पोरोजिनस सेल भी कह सकते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू की कोशिका क्या होगी? स्पोरोजिनस सेल होगी। और यही आगे चल के क्या बनाती है? पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये कैसी होगी? द्विगुणित, डिप्लॉइड होगी बच्चों। ठीक है, 2n का मतलब डिप्लॉइड, क्रोमोसोम की संख्या 2n है। इसमें क्या हुआ? मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन। अब यही समझ लीजिए रिडक्शन डिवीजन क्यों कह रहे हैं इसे। देखिए, अगर किसी कोशिका में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और उसमें क्या हुआ? मियोसिस होता है, तो आपको पता है अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो डॉटर सेल बनती हैं, दोनों में क्रोमोसोम की संख्या क्या रह जाती है? n और n। तो आप देख सकते हैं क्रोमोसोम की संख्या यहाँ पर क्या थी? 2n, और डॉटर सेल्स में क्या हो गई? n। तो क्या क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो गई? आधी हो गई। विभाजन के पहले 2n थी और विभाजन के बाद n हो गई। इसीलिए आप कह सकते हैं क्रोमोसोम की संख्या क्या हो गई बच्चों? हाफ हो गई। और हाफ को क्या कहेंगे? घटना, रिड्यूस होना। तो इसीलिए मियोसिस को हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जा रही है? हाफ हो जा रही है। क्रोमोसोम नंबर क्या हो जा रहा है? हाफ हो जा रहा है। देखो जरा, मियोसिस के बाद क्या बने? माइक्रोस्पोर बने। और ये माइक्रोस्पोर कैलोज लेयर नाम के पदार्थ से, एक कैलोज की लेयर होती है जिससे सारे के सारे क्या होते हैं? ये जो आपको ब्लैक लेयर दिख रही है बीच में और किनारे, ये कैलोज की परत है। कैलोज की परत के हेल्प से ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं। और इस ग्रुप को हम कहते हैं पॉलन टेट्राड या पॉलन चतुष्क भी कहते हैं, क्योंकि 4 माइक्रोस्पोर एक साथ कैलोज लेयर की मदद से जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए हम इसे कहेंगे पॉलन टेट्राड या पॉलन चतुष्क। और हर एक माइक्रोस्पोर जो इस टेट्राड में है, उसकी प्लॉइडी क्या है? n है। वो कैसे हैं? अगुणित हैं। ठीक है बच्चों, हैप्लॉइड है, क्रोमोसोम की संख्या n है। अच्छा, आपने पढ़ा था टैपेटम के बारे में। टैपेटम वैसे तो क्या कर रहा था? स्पोरोजिनस कोशिकाओं को भोजन दे रहा था, लेकिन इसका एक और काम था, ये कैलेज एंजाइम का सिक्रीशन कर रहा था, कैलेज एंजाइम बना रहा था। और यही कैलेज एंजाइम क्या करेगा? कैलोज लेयर को बच्चों खत्म कर देगा, डिसॉल्व कर देगा, यानी उसे तोड़ देगा। और सारे माइक्रोस्पोर चारों क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र, फ्री हो जाएंगे। यहाँ आपके 4 माइक्रोस्पोर बन गए, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनने तक की प्रक्रिया, इसी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं बच्चों? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और ये माइक्रोस्पोर्स आगे चल के जब इनके ऊपर एग्जाइन का डेवलपमेंट हो जाता है,
तो ये क्या बनाते हैं? पॉलन ग्रेन्स। क्या बन जाते हैं? पॉलन ग्रेन्स। ठीक है बच्चों। अब देखिए टैपेटम का एक और काम था। टैपेटम से एक बॉडी सिक्रीट होती है, एक संरचना बनती है जिसे हम यूबिश बॉडीज कहते हैं। ठीक है। और ये यूबिश बॉडीज क्या करती है? ये यूबिश बॉडीज पॉलीमर स्पोरोपोलिन बनाती हैं। ठीक है बच्चे, क्या बनाती हैं? देखिएगा, यूबिश बॉडीज, टैपेटम क्या करता है? यूबिश बॉडीज का सिक्रीशन करता है। और ये यूबिश बॉडीज क्या बनाती हैं बच्चों? स्पोरोपोलिन बनाती हैं। और यही स्पोरोपोलिन माइक्रोस्पोर के चारों तरफ एक बाहरी लेयर का निर्माण करती है, आउटर वॉल का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्साइन या बाह्य चोल। ठीक है। तो जब एक्साइन माइक्रोस्पोर के चारों तरफ बन जाती है तब वो माइक्रोस्पोर क्या बन जाता है? पॉलन ग्रेन। बात समझ में आ गई? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस के बाद 4 माइक्रोस्पोर का बनना, इसी को आप क्या कहेंगे? लघु बीजाणु जनन। और यही माइक्रोस्पोर जब इसके चारों तरफ एक्साइन बन जाती है, स्पोरोपोलिन की लेयर बन जाती है, तो इसे आप क्या कहेंगे? पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन्स भी कैसे होंगे बच्चों? हैप्लॉइड, अगुणित। और माइक्रोस्पोर कैसे थे? ये भी अगुणित यानी हैप्लॉइड थे। ठीक है बच्चा। चलिए अब पढ़ते हैं पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन होता है बच्चों, वो जनरली कैसा होता है? गोल होता है, स्फेरिकल। इसका डायमीटर अगर आप देखेंगे, कोई भी सर्कल है तो ये जो बीच वाली लाइन पड़ी, चाहे ये देख लो चाहे इधर से देख लो, इसे क्या कहेंगे? इसका डायमीटर। और डायमीटर को ही आप व्यास भी कहते हैं। तो जो व्यास होगा पॉलन ग्रेन का, वो कितना होता है? देखो, 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है बच्चों। और ये जो पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन यानी पराग कण में 2 भित्तियां होती हैं, 2 वॉल होती हैं। बाहर वाली वॉल को हम कहते हैं बच्चों एक्साइन, और अंदर वाली वॉल को क्या कहते हैं? इंटाइन। एक्साइन को हम बाह्य चोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य चोल। ठीक है। एक्साइन को बच्चों हम बाह्य चोल भी कहते हैं, और इंटाइन को हम अंतः चोल भी कहते हैं। ठीक है, अंतः चोल। अब देखिए, आउटर वॉल क्या हो गई? एक्साइन। इनर वॉल इंटाइन। आउटर वॉल बच्चों स्पोरोपोलिन की बनी होती है। याद रखना, अभी आगे बताया है, स्पोरोपोलिन किससे बन रहे? यूबिश बॉडीज से। और यूबिश बॉडीज को कौन बना रहा था? टैपेटम। ठीक है। तो स्पोरोपोलिन क्या बनाती है? एक्साइन बनाती है। और इंटाइन जो इनर वॉल है वो किसकी बनी होती है बेटा? पेक्टिन और सेलुलोज की। इसीलिए हम लिखते हैं इंटाइन पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। अब देखिए, ये जो एक्साइन है बच्चों, ये एक्साइन मोटी होती है, थिक होती है, रिजिड होती है, कठोर होती है, और ऑर्नामेंटेड होती है। अगर ये रहा माइक्रोस्पोर, इसके चारों तरफ ये रही एक्साइन, तो एक्साइन आपको क्या दिखने में लग रही? थोड़ी सजावटी टाइप की लग रही है, ऑर्नामेंटेड होती है, और स्पोरोपोलिन की बनी होती है। ये हाई टेम्परेचर में भी खराब नहीं होती है। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड इस एक्साइन के ऊपर डाल दो, ये खराब नहीं होगी। कोई एल्कली डाल दो, स्ट्रॉन्ग एसिड में आप HCl ले लीजिए फॉर एग्जांपल, एल्कली में आप NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, ये एक्साइन खराब नहीं होगी। कोई भी एंजाइम अब तक स्पोरोपोलिन को तोड़ नहीं पाया है, डिग्रेड नहीं कर पाया है। स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होने की वजह से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं बच्चे, उनके जो अवशेष होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, ये फॉसिल्स बहुत लंबे समय तक अच्छी कंडीशन में पाए जाते हैं। ये आपके NCERT की लाइन है। ठीक है। जो फॉसिल्स होते हैं, पॉलन ग्रेन के अवशेष होते हैं, वो स्पोरोपोलिन की मौजूदगी की वजह से बहुत लंबे समय तक एक अच्छी सिचुएशन, एक अच्छी कंडीशन में पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए जर्म पोर क्या है। इधर आ जाइए, आपको दिख रहा होगा पर्पल कलर की गोल गोल छोटे छोटे सर्कल्स ड्रॉ करे हैं मैंने, और यहाँ लिखा है जर्म पोर। इन जगहों पर जहां ये पर्पल से सर्कल्स बनाए हैं, यहाँ पर एक्साइन क्या है बच्चों? एब्सेंट है। वो जगह है जहां पर एक्साइन एब्सेंट है या बहुत पतली परत में मौजूद है, उसे हम क्या कहेंगे? जर्म पोर या जनन छिद्र। ऐसी जगह आउटर वॉल पे, बाह्य चोल में, ऐसी जगह जहां एक्साइन या तो एब्सेंट है या बहुत पतली परत में मौजूद है, उसे हम कहेंगे जर्म पोर या जनन छिद्र। ठीक है बच्चों। अच्छा देखिए, इसी जनन छिद्र के रास्ते इंटाइन
जब जर्मिनेशन होता है, जब परागकण वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर जाकर के पॉलन ग्रेन गिरते हैं, तो इसी जनन छिद्र के रास्ते इंटाइन पॉलन ट्यूब के फॉर्म में बाहर आती है। ठीक है बच्चों, इसी जर्मपोर जनन छिद्र के रास्ते इंटाइन पॉलन ट्यूब के रूप में, पराग नली के रूप में बाहर आती है। ठीक है बच्चे, ये इंटाइन कैसी होती है? थिन होती है, सॉफ्ट होती है और इलास्टिक नेचर की होती है। पतली होगी, मुलायम होगी और इलास्टिक होती है, लचीली होती है। लचीली होती है इसीलिए तो पॉलन ट्यूब बना पाती है। ठीक है बच्चों, आप ये दोनों स्लाइड्स पढ़ लीजिएगा, मैंने इनकी सारी ही बातें आपको समझा दी हैं। चलिए अब पढ़ते हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर का फटना, पराग कोष का फटना। जब पराग कोष मैच्योर हो जाता है बच्चों, तो आपको पता था, मैंने आपको बताया था कि जो मिडिल लेयर थी, मध्य स्तर और साथ में टेपिटम, ये मैच्योर पराग कोष में नहीं मौजूद होती हैं। मैच्योर पराग कोष में बच्चों सिर्फ 2 लेयर मौजूद होती है। कौन कौन सी? मैच्योर एंथर की वॉल में, दीवार में सिर्फ 2 परतें होती हैं। एक तो एपिडर्मिस होती है और दूसरी क्या होती है बच्चों? एंडोथीसियम, अंतःभित्ति। ठीक है, सिर्फ यही 2 लेयर्स मौजूद होती हैं। और देखिए, ये जो मैच्योर एंथर होता है, परिपक्व परागकोश होता है, ये ड्राई सीजन में फटता है। ठीक है, जब पानी की क्या होती है? कमी होती है। पानी की कमी होती है, जिस वजह से ये क्या होता है? फट जाता है बच्चों। बात समझ में आई? और आप देखिए जरा, आपने पढ़ा था यंग एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया थे, यहाँ पे क्या रह गए? सिर्फ 2 माइक्रोस्पोरेंजिया रह गए। देखिए जरा, क्यों? क्योंकि एक पाली, एक लोब के अंदर जो दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया थे, उनके बीच के स्टेराइल टिश्यू जो थे, मान लीजिए ये एक एंथर है, यंग एंथर, इसके बीच में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया और ये रहा कनेक्टिव, संयोजी। जब बच्चों एंथर मैच्योर हो जाएगा तो देखो क्या होगा? मैच्योर एंथर में ये जो एक पाली के दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, इनके बीच के स्टेराइल टिश्यू, वो टिश्यू जो इनके बीच में बैरियर बना रहे थे, एक दीवार बना रहे थे, वो क्या हो जाएंगे? डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, टूट के गिर जाएंगे। और ये मैच्योर एंथर में सिर्फ और सिर्फ 2 पॉलन चैम्बर या 2 पॉलन सैक बचेगा, सिर्फ 2 परागधानियां होती हैं। बात समझ में आई? चलिए, और एक मैच्योर एंथर बच्चों लॉन्गिट्यूडनली, लंबाई में फटता है। लाइन ऑफ डेहिसेंस दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर आप देखेंगे मैच्योर एंथर का डायग्राम, तो हर बार आपको कुछ इस तरीके से डायग्राम दिखेगा। यहाँ पर स्टोमियम होता है और ये पूरी क्या होता है? लंबाई में। तो हमेशा कैसा होगा एंथर का फटना? लॉन्गिट्यूडनल, लंबाई में फटेगा बच्चों एंथर, याद रखना। ये आपके NCERT के डायग्राम्स है दोनों। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, नर युग्मक जनन या डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद का विकास। कैसे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस हो रही है, कैसे मेल गैमीट बन रहे हैं। हमने पढ़ा है मेल गैमीट बनेंगे। मेल गैमीट कैसे बनेंगे, अब हम उस प्रोसेस को पढ़ेंगे। अब तक तो क्या बना बच्चों? पॉलन ग्रेन बना। ठीक है, चलिए मैंने आपको बताया जो पॉलन ग्रेन है वो माइक्रोस्पोर का ही क्या है? परिपक्व रूप है। माइक्रोस्पोर के चारों तरफ बच्चों क्या बन गई? एक्साइन बन गई। तो क्या मिल गया हमें? पॉलन ग्रेन बन गया। माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर के चारों तरफ एक्साइन बन गई, तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ। ये जो पॉलन ग्रेन है बच्चे, ये पॉलन ग्रेन पराग कोश, ये पॉलन ग्रेन आवृत्तबीजी एंजियोस्पर्म प्लांट का के मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका मानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। यानी पॉलन ग्रेन जब बन गया तो पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट की सबसे फर्स्ट सेल मानी जाती है। ठीक है, यानी इसे भी आप मेल गैमेटोफाइट में कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा देखिए, पॉलन ग्रेन को हमने मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल कहा। अब जो नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट बन रहा है एंजियोस्पर्म में, उसका आधा तो विकास, जो मेल गैमेटोफाइट बना उसका आधा विकास पॉलिनेशन यानी परागण के पहले एंथर के अंदर होता है। ठीक है, और आधा विकास एंथर के बाहर होता है, परागण के बाद, वर्तिकाग्र यानी पिस्टिल के स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो जो विकास परागण के पहले होता है एंथर के अंदर, वो अपने मदर प्लेस पे हुआ ना,
और मदर प्लेस पे हुआ, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, इन सीटू। क्या कहेंगे बच्चों, इन सीटू विकास या इन सीटू डेवलपमेंट। चलिए पढ़ते हैं। प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, मेल गैमेटोफाइट का परागण यानी पॉलिनेशन के पहले जो डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। ये क्या है बच्चों, पॉलन ग्रेन। लेकिन ये पॉलन ग्रेन अभी तक क्या है, मैच्योर नहीं है, याद रखना, पर आप इसे पॉलन ग्रेन कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोर के चारों तरफ क्या है बच्चे, एक्साइन है। क्या है, एक्साइन है। इस पॉलन ग्रेन में सबसे पहले न्यूक्लियस का क्या होगा, डिवीजन होगा। न्यूक्लियस क्या होगी बच्चे, डिवाइड होगी। यहां लिखा है कैरियोकाइनेसिस। अगर आप इस शब्द को तोड़ें तो कैरियो का मतलब होता है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, विभाजन, न्यूक्लियस का डिवीजन। तो यहां पे क्या हो रहा है, अनइक्वल कैरियोकाइनेसिस। सबसे पहले क्या होगा, अनइक्वल कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक का विभाजन, और वो भी कैसा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि दो केंद्रक बनेंगे, एक छोटा और एक बड़ा। ठीक है बच्चे, जो बड़ा केंद्रक होगा उसे आप क्या कहेंगे, वेजिटेटिव केंद्रक, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। देखिए ये वाला बड़ा है। और जो छोटा केंद्रक होगा उसे क्या कहेंगे, जनरेटिव न्यूक्लियस या जनरेटिव केंद्रक। ठीक है बच्चों, चलो आपको पता है जब भी कोई सेल डिवाइड होती है तो पहले क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, केंद्रक डिवाइड होता है, जिसे आप कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, केंद्रक विभाजित होता है। फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस जब होता है, तब कोशिका विभाजन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो कैरियोकाइनेसिस के बाद जब तक साइटोकाइनेसिस नहीं होता तब तक कोशिका अलग नहीं होती है। तो साइटोकाइनेसिस का मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन, यानी साइटोप्लाज्म को भी तो विभाजित करना पड़ेगा। साइटो मतलब कोशिका या कोशिका द्रव्य ले लीजिए, और काइनेसिस का मतलब टूटना, विभाजन होना। ठीक है, तो यहां फिर क्या होगा, दूसरे स्टेप में साइटोकाइनेसिस होगी, कोशिका द्रव्य क्या होगा बच्चे, विभाजित होगा। और ये जो कोशिका द्रव्य विभाजित होगा ये भी बराबर नहीं होगा, कम ज्यादा होगा। जिस सेल के पास, जिस न्यूक्लियस के चारों तरफ ज्यादा कोशिका द्रव्य विभाजित होगा उसे हम बिगर सेल मानेंगे, बड़ा वाला सेल मानेंगे, और वही क्या होगा, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, और वो कोशिका द्रव्य, वो केंद्रक जिसके चारों तरफ कम कोशिका द्रव्य, थोड़ी सी कोशिका द्रव्य इकट्ठी होगी, उसे हम स्मॉलर सेल कहेंगे, या क्या कहेंगे, जनरेटिव सेल। ठीक है बच्चों, इस अवस्था को, इस स्टेज को हम कहते हैं बाई सेल्ड स्टेज, यानी दो सेल वाली स्टेज। ठीक है, टू सेल, इसमें आपको दो सेल दिखाई दे रहे होंगे, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल, है ना, दो सेल बच्चे। और इस बाई सेल्ड स्टेज को ही हम कहते हैं मैच्योर पॉलन ग्रेन, परिपक्व परागकण या पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट, ऐसा नर युग्मकोद्भिद जो अभी क्या हुआ है, आधा ही विकसित हुआ है, इसी को आप मैच्योर पॉलन ग्रेन कहेंगे। बात समझ में आई बच्चों। 60% एंजियोस्पर्म्स में पॉलन ग्रेन्स इसी अवस्था पे परागण में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि 60% आवृत्तबीजी एंजियोस्पर्म पौधों में पॉलिनेशन इसी स्टेज पे होता है, बाई सेल्ड स्टेज पे। ठीक है बच्चों, जिसमें क्या होता है, एक जनरेटिव सेल होती है, और जनरेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में एक स्पिंडल शेप का, सॉरी, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में एक स्पिंडल शेप का जनरेटिव सेल फ्लोट करता है। ठीक है बच्चों, इस टू सेल्ड स्टेज पे 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन हो जाता है, यानी ये एंथर से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। बात समझ में आई। तो ये जो विकास था ये परागण के पहले का था 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में, और बाकी बचे एंजियोस्पर्म्स में 3 सेल स्टेज पे परागण होता है। ठीक है बच्चों, तो वहां सारा का सारा विकास कहाँ हो जाएगा, एंथर के अंदर। लेकिन हम एंजियोस्पर्म्स पढ़ रहे हैं और हम क्या देखेंगे, मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी में क्या हो रहा है, 2 सेल स्टेज पे ही परागण हो जा रहा है, पॉलिनेशन हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, इसी को पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट या परिपक्व परागकण, मैच्योर पॉलन ग्रेन कहते हैं। चलिए, ये आपको कुछ डायग्राम्स दिखाए गए हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा 8 से लेकर के G तक का जो डायग्राम है,
ये आपको क्या दिखा रहा है? परागण के पहले जो पॉलन ग्रेन का विकास हो रहा है, जो नर युग्मकोद्भिद का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट, ये उसे दिखा रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। परागण हो गया, एंथर फट गया, पॉलन ग्रेन्स वहां से गिर गए, उड़ गए, कहाँ पहुंचेंगे? किसी न किसी स्टिग्मा के ऊपर। परागण के बाद पराग कण का विकास कार्पेल के स्टिग्मा पर होता है। कहाँ होता है बच्चा? कार्पेल के स्टिग्मा पर, यानी किसी भी अंडक के वर्तिकाग्र पर होता है। ठीक है, यहाँ देखिए आपको दिख रहा है पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता हुआ। ठीक है बच्चों, अब देखो जरा एक चीज यहाँ पर, ये अगर ये एक कार्पेल है यानी अंडप है, ठीक है, और ये रही इसकी स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र। कोई पॉलन ग्रेन अगर उड़ के आ रहा है, मान लीजिए यहाँ आके गिर गया, ठीक है बच्चों, तो इस स्टिग्मा पे क्या होगा? पानी मौजूद होगा, इस स्टिग्मा में शुगर फूड मौजूद होगा, इस स्टिग्मा में हार्मोन्स मौजूद होते हैं। ठीक है बच्चों, ये स्टिग्मा पानी, शुगर और चीनी और हार्मोन, शुगर यानी फूड मटेरियल आप मान सकते हैं, और हार्मोन क्या करता है? सिक्रीट करता है। इन सब को एब्जॉर्ब करता है कौन? पॉलन ग्रेन, अवशोषित करता है ये परागकण। अब क्या होगा? जब अवशोषित करेगा बच्चों, तो आपको पता है इसमें अंदर एक भित्ति है और बाहर एक भित्ति है। ठीक है, जब इसके अंदर देखिएगा जरा, एक भित्ति अंदर है और एक भित्ति बाहर। अब देखो क्या होगा, जब इसके अंदर वाटर, शुगर और हार्मोन सेंटर करेंगे बच्चों, तो क्या होगा? बेसिकली वाटर और शुगर, पानी अवशोषित करेगा तो इसके अंदर क्या बढ़ेगा? प्रेशर। प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा? देखो जरा, प्रेशर के बढ़ने से दोनों दीवारों पर दाब पड़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, और दीवारों को बाहर की तरफ क्या लगेगा? धक्का लगेगा, जिस कारण से ये जो इंटाइन है, अंतःचोल, ये पराग नली या पॉलन ट्यूब के रूप में एक्साइन के जर्म पोर, जनन छिद्र के रास्ते बाहर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, बात समझ आई? तो ये आपको एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट दिखाई दे रहा है। ये वो सिचुएशन है, जरा यहाँ देखिएगा, स्टिग्मा यानी कार्पेल के स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन का क्या हो गया है? जर्मिनेशन हो गया है, हुआ है ना? देखिए, अब जब स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आकर के गिरते हैं बच्चे, तो क्या होगा? देखो, मैंने आपसे बताया वाटर, शुगर, इन सबको एब्जॉर्ब करेगा, और पॉलन ग्रेन की दोनों दीवारों के ऊपर क्या होगा? प्रेशर एक्सर्ट होगा, जिसके कारण इंटाइन बाहर की तरफ आ जाएगी, अंतःचोल पराग नली पॉलन ट्यूब के रूप में बाहर की तरफ निकलेगी। ठीक है बच्चों, और क्या होगा उसी टाइम? जो जनरेटिव सेल था, याद करो, जो जनरेटिव सेल था स्पिंडल शेप में, वो क्या करेगा? अपने आप को डिवाइड कर लेगा। कैसे? माइटोसिस करके। कैसे बच्चे? माइटोसिस करके अपने आप को डिवाइड कर लेगा और दो मेल गैमीट बनाएगा। ठीक है, और ये जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, अब ये ट्यूब न्यूक्लियस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉलन ट्यूब में आगे की तरफ, यहां देखिए जरा ध्यान से, पॉलन ट्यूब में सबसे आगे की तरफ कौन सा न्यूक्लियस है? ट्यूब न्यूक्लियस है। और ये न्यूक्लियस किसका है? उसी वेजिटेटिव सेल, बड़े वाले सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है, ट्यूब में सबसे आगे टिप की तरफ, पराग नली में सबसे आगे की तरफ कौन रहेगा? ट्यूब न्यूक्लियस, छोर की तरफ, और उसके पीछे पीछे दोनों मेल गैमीट। ये बच्चों कैसी अवस्था है? 3 सेल्ड अवस्था है। कैसे 3 सेल्ड हो गई? एक तो ये देखिए, साइटोप्लाज्म और ट्यूब न्यूक्लियस मिला के क्या हो गए? वेजिटेटिव सेल, और फिर 2 मेल गैमीट। दोनों मेल गैमीट भी तो क्या है बच्चों? सेल ही तो हैं। तो एक सेल हो गया वेजिटेटिव सेल, और दूसरे 2 सेल कौन से हो गए? मेल गैमीट्स। बात समझ में आई? 2 मेल गैमीट है, तो कैसी अवस्था बनी? 3 सेल्ड स्टेज बनी। इसी 3 सेल्ड स्टेज को बच्चों हम कहते हैं मैच्योर मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का परिपक्व नर युग्मकोद्भिद। और कैसा होता है? ये 3 सेल्ड स्टेज होती है। देखिए जरा, यहाँ आपको 3 सेल दिख रहे हैं। एक तो ये साइटोप्लाज्म और ट्यूब न्यूक्लियस मिला करके एक सेल हो गई, कौन सी? वेजिटेटिव सेल, और बाकी 2 मेल गैमीट, एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमीट। ठीक है बच्चों, तो कैसी अवस्था बनी? 3 सेल्ड स्टेज बनी। यही क्या है? मैच्योर मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म का।
और ये कैसा है बच्चों, हाईली रिड्यूस्ड है। हाईली रिड्यूस्ड का मतलब बहुत छोटा है। इतने बड़े एंजियोस्पर्म के पौधे में इतना छोटा सा नर युग्मकोद्भिद बन रहा है, इसीलिए क्या है, हाईली रिड्यूस्ड। और पूरी तरीके से किस पर डिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट। यानी पत्ती जो भोजन बनाएगी अल्टीमेटली वही फूड तो पॉलन ग्रेन को भी तब तक मिलेगा, तो और नर युग्मकोद्भिद मैच्योर मेल गैमेटोफाइट भी वही फूड पाएगा। इसीलिए पूरी तरीके से किस पर डिपेंडेंट है बच्चे, स्पोरोफाइट पर। बात समझ में आई। स्पोरोफाइट क्या था, रूट स्टेम लीफ, यही तो स्पोरोफाइट था। पत्ती जड़ तना, यही तो स्पोरोफाइट में आ रहे थे। तो जो मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है वो कैसा होगा, 3 सेल्ड होगा। कौन कौन सी सेल, वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमीट। कैसा होगा, हाईली रिड्यूस्ड, बहुत छोटा होगा और स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट होगा, उस पर निर्भर करेगा। चलो अब देखिए, ये जो हमने इतना कुछ पढ़ा है इसको समराइज कैसे करेंगे। मेगास्पोर मदर सेल कहाँ था बच्चा, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थे, है ना। हर एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बन रहे थे, ठीक है। और वहां क्या हो रहा था, मियोसिस हो रहा था, ठीक है। आगे चल के जब माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन में बदल जा रहे थे तो उसे मैच्योर पॉलन ग्रेन बनने के लिए क्या करना पड़ा, माइटोसिस। याद करिए, अनइक्वल कैरियोकाइनेसिस और अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हुआ तो क्या हुआ, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बने, तो क्या हो गया, माइटोसिस हुआ और बना मैच्योर पॉलन ग्रेन। यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल से मैच्योर पॉलन ग्रेन बनने में एक मियोसिस जरूरी है और एक माइटोसिस जरूरी है, ठीक है बच्चों। अच्छा, इस मैच्योर पॉलन ग्रेन से मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनने के लिए भी एक माइटोसिस हो रहा है। कैसे, देखो जरा, आगे चल के आपने पढ़ा जब कार्पेल के ऊपर, कार्पेल के स्टिग्मा वर्तिकाग्र पर परागकण क्या कर रहे हैं बच्चों, जर्मिनेट कर रहे हैं। उस टाइम पे जो जनरेटिव कोशिका थी, जनरेटिव सेल थी, वो कैसे डिवाइड कर रही थी, माइटोसिस से। और क्या बना रही थी, 2 मेल गैमीट। देखिए जरा यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरेटिव सेल डिवाइड कर रही है, कैसे बच्चों, माइटोसिस से। कैसे, माइटोसिस से। और क्या बन गया, 2 मेल गैमीट बन गए, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। यानी एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल से मैच्योर पॉलन ग्रेन बनने में एक मियोसिस, एक माइटोसिस। और मैच्योर पॉलन ग्रेन से मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनने में क्या लगा, एक माइटोसिस। अगर हम इसे कंक्लूड करें, समरी करें इसका, तो क्या होगा, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल थी, या एक पॉलन मदर सेल जो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर थी, दोनों एक ही है बच्चों। माइक्रोस्पोर मदर सेल को भी हम पॉलन मदर सेल भी कह सकते हैं। यानी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल या एक पॉलन मदर सेल से मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, 3 सेल वाली स्टेज, एक जनरेटिव सेल जिसमें ट्यूब न्यूक्लियस और 2 मेल गैमीट, ये अवस्था बनने में एक मियोसिस की जरूरत पड़ती है और 2 माइटोसिस की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आई बच्चों, इसको याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्ट आगे चल के आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इस चैप्टर में हेल्प करता है, ठीक है बच्चा। तो ये हमने पढ़ लिया एंथर और माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट, साथ में लघु बीजाणुजनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया, पॉलन ग्रेन कैसे बन रहे हैं और मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कैसे बन रहा है, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो डू शेयर इट, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, यानी एम्ब्रियो सैक कैसे बन रहा है, मेगास्पोर कैसे बन रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए, टिल देन गुड बाय।